एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में ये पढ़ना था एकेडमिक राइटिंग, यूनिट 2 में सिनॉप्सिस और प्लेगिज्म के बारे में पढ़ना था, रिपोर्ट राइटिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें टोटल 6 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया था। ये हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था सिलेबस को। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हमने पढ़ा दिए थे, अब बचे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो चलिए आज के वीडियो को हम लोग बताते हैं आपको। हमारा पहला सवाल शुरू होता है औपचारिक पत्र जिसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं और आवेदन पत्र जिसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। इस सवाल को आपको लग रहा है कि ये सवाल इजी है क्योंकि आप लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, आपको मालूम होगा, और आवेदन पत्र भी लिखते हैं, लेकिन दोनों की संरचना के आधार पर हमें इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर हमें इसके डिफरेंस को बताना पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले ये जो पत्र लेखन हम लोग करते हैं ये संचार का यानी कम्युनिकेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है हमारे पास है। अगर कोई भी संस्था हो, कार्यालय हो या अधिकारी हो को औपचारिक रूप से सूचना देना हो, अनुरोध करना हो या शिकायत करने के लिए औपचारिक पत्र और या आवेदन लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा हमें सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विनम्र होनी चाहिए तथा इन्हें एक निश्चित संरचना के अनुसार यानी फिक्स स्ट्रक्चर के अनुसार हमें इसे लिखने का फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए। अब ये जो औपचारिक पत्र होता है ये क्या होता है अगर बात करें अपने, ठीक है, तो औपचारिक पत्र या जो फॉर्मल लेटर होता है जब हम किसी अधिकारी को, संस्था को या किसी संगठन के किसी मान लीजिए आधिकारिक कार्य के लिए जब पत्र लिखते हैं उस पत्र को कहते हैं औपचारिक पत्र। इसमें औपचारिक और विनम्र भाषा यानी हमारी भाषा का मर्यादा इसमें बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य सूचना देना, शिकायत करना हो सकता है, आप किसी से अनुरोध कर रहे हैं या किसी से सुझाव दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ें इनमें आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य को आप छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप उसमें अपनी भाषा का उल्लंघन कर सकते हैं, आपको अपनी भाषा को मर्यादा में रखना है और उसी के हिसाब से आपको अपना वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप नगर निगम के किसी अधिकारी को शिकायत पत्र लिख रहे हैं, किसी संस्था को जानकारी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती है हमारे पास है औपचारिक पत्र में शामिल होती है। अब इसी औपचारिक पत्र की संरचना के बारे में बात करें, क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ कह सकते हैं स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब उन स्टेप्स में पहला सबसे पहले क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेषक का पता यानी जिनको पत्र भेजना है आप उनका क्या लिखोगे, पता लिखोगे। ठीक है, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का जो पता होना चाहिए वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाईं ओर लिखा जाता है यानी जिसको, ठीक है, इससे प्राप्तकर्ता को पता चलता है ये पत्र कहाँ से भेजा। यानी सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे, वो भी कहाँ पर, लेफ्ट साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, जिससे जो रिसीवर रहेंगे मतलब जिनको पत्र भेजा जा रहा है जब उनको मिलेगा तो पता तो चलेगा भाई ये जो लेटर है वो कहाँ से है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पत्र लिखा, ये लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखा, अपना एड्रेस को लिखा यहाँ पर, जब पटना बिहार हो के मान लीजिए इस साइड पे लिखते हैं। दूसरा उसके बाद क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं यानी दिनांक को लिखा जाता है। पत्र के पते के नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है। जैसे आपने पहले ये अपना एड्रेस दिया, एड्रेस के बाद आपने क्या किया, डेट को वहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, फिर है प्राप्तकर्ता का पता यानी रिसीवर का मैसेज। इसके बाद उस व्यक्ति या संस्था का आपको क्या लिखना पड़ता है, नाम और पता लिखा जाता है जिससे आप लोग पत्र भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसका, प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो प्रधानाचार्य जो भी स्कूल है पटना या जो भी वो लिख दिया आप लोग। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है कि आप क्यों लिख रहे पत्र, क्या कारण है पत्र लिखने पर। तो उस विषय को आपको क्या करना पड़ेगा, संक्षेप में शॉर्ट में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छुट्टी के लिए मांग रहे तो अवकाश के लिए क्या हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया हमारे पास है। दूसरा, अब यहाँ जब आप पत्र संबोधन करते हैं मतलब सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं, तो पत्र की शुरुआत में आपको सम्मान पूर्वक संबोधन किया जाता है। जैसे आप महोदय हो गया, सभी ने महोदया हो गया हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे सैल्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है उसके बाद आप लिखते हैं मुख्य भाग जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं। यानी यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रारंभ, आपने पत्र लिखने का उद्देश्य बताया जा रहा है। मध्य भाग में आप अपनी समस्या या जो विषय है उसको विस्तार से आप उस चीज़ को बारे में वर्णन कर रहे हैं। और तीसरा उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अंत करने समय आप विनम्र रूप से अनुरोध या निष्कर्ष आप चीज़ को वहाँ पर मेंशन करते हैं, लिखा जाता है। दूसरा समापन, जब क्लोजिंग करते हैं तो आप वहाँ पर पत्र के अंत में विनम्र शब्द लिखते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, धन्यवाद हो गया, भवदीय हो गया, इन सभी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, हस्ताक्षर। अंत में पत्र लिखने वाले व्यक्ति का आप अपने नाम और पत्र जो अपना हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है, उस सिग्नेचर को आप यहाँ पर करते हैं। तो ये प्रॉपर कहा जाए ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू आपसे बच्चों को ये पत्र लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास औपचारिक पत्र जिसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, आवेदन पत्र भी पूछा गया क्योंकि संरचना के आधार पर बताना है। तो आवेदन पत्र क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, यह वह पत्र होता है जब किसी अधिकारी या संस्था से किसी कार्य के लिए अनुरोध किया जाता है।
इसका उद्देश्य ये होता है कि आप अनुमति किसी से प्राप्त करते हैं या किसी सुविधा के लिए, मान लीजिए जब पत्र लिखना होता है तो ये उस पत्र में काउंट होता है हमारे पास। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, अवकाश के लिए आवेदन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये सभी के सभी पत्र हमारे पास आवेदन पत्र में शामिल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर भी सेम इसे पहले सबसे पहले क्या करना है, पत्र मतलब अपना जो पता है वो लिखना है, प्रेषक का पता मतलब सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। पत्र लिखने वाले का जो पता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है हमारे पास है। उसके बाद आप अपना दिनांक लिखोगे, मतलब जो डेट है उस डेट को लिखोगे। फिर प्राप्तकर्ता का मतलब जिनको भेजना है उसका नाम और जो पद है वो किस अधिकारी है वो जो भी लिखना पड़ेगा लिखिएगा। और जिस अधिकारी को आवेदन भेजा जा रहा है उसका नाम और पद लिखा जाता है। विषय मतलब आप वहाँ पर सब्जेक्ट में क्या कारण है जिस वजह से आपने पत्र लिखा वो संक्षेप में लिखना पड़ेगा। फिर संबोधन हम लोग करते हैं वही सैल्यूटेशन, जैसे महोदय महोदय लिखना पड़ेगा। और फिर मुख्य भाग लिखते हैं, यानी जो भी आपके बारे में जो भी आप बताने जा रहे हैं मुख्य बातें वो आप इसमें लिखेंगे। फिर अपना परिचय दीजिएगा, आवेदन करने का क्या कारण है, फिर आप उनसे विनम्र अनुरोध करिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जब समापन होगा तो उसी प्रकार धन्यवाद या भव्य लिख के आप इस पत्र को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर हस्ताक्षर और नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो औपचारिक पत्र है और जो आवेदन पत्र है दोनों का अपना अपना महत्व है। पहला, ये आधिकारिक संचार का हमारे पास महत्वपूर्ण माध्यम होता है, ठीक है। दूसरा, जानकारी और अनुरोध प्रस्तुत करने का एक साधन होता है हमारे पास है। फिर तीसरा हमारे पास है प्रशासनिक कार्यों का आसान बनाता है हमारे पास है। फिर है व्यक्ति की विनम्रता और औपचारिकता को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। अगर हम निष्कर्ष पे चलते हैं तो कह सकते हैं कि औपचारिक पत्र और आवेदन दोनों ही औपचारिक संचार के महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इन्हें एक निश्चित संरचना और विनम्र भाषा में लिखा जाता है। इनका सही संरचना पालन करने का यह स्पष्ट रूप से पहुंचाता है और कार्य को स्वीकृति मिलने की संभावना जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, सिनोप्सिस क्या होता है और एक अच्छे रिसर्च सिनोप्सिस के मुख्य भागों की व्याख्या करें आप लोग। तो पहले आइए जानते हैं कि सिनोप्सिस होता क्या है। तो सबसे पहले शोध कार्य जिसे हम रिसर्च वर्क कहते हैं, करने से पहले हम जो भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके विषय, उसका उद्देश्य, पद्धति और जो भी संभावित परिणाम हो सकते हैं उनका हम जब संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाता है, इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, सिनोप्सिस कहा जाता है, ठीक है। सिनोप्सिस किसी भी शोध कार्य की जो प्रारंभिक जो रूपरेखा होती है उसे कहा जाता है। यह शोधकर्ता को अपने विषय को स्पष्ट रूप से समझना हो गया, शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से करने में क्या करता है, मदद करता है। विश्वविद्यालय और जो शोध संस्थानों में शोध कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ करने से पहले क्या कहता है, रिसर्च सिनॉप्सिस जमा करना आवश्यक होता है कि क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये सभी चीज़ें बताने का कार्य करता है। अब सिनॉप्सिस का अगर अर्थ समझे तो सिनॉप्सिस शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त सार या फिर रूपरेखा जिसे कहा जाता है। ये किसी शोध कार्य, परियोजना या प्रबंध जिस थीसिस कहा जाता है उसका एक संक्षिप्त विवरण होता है। इसमें शोध विषय, उद्देश्य, पद्धति और जो भी संभावित निष्कर्ष है उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी शोध कार्य की जो संक्षिप्त योजना या जो रूपरेखा होती है उसे हम लोग सिनॉप्सिस कहा जाता है। अब इस सिनॉप्सिस के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों इसके क्या मतलब क्या पर्पज है, इसे हमें बताना है। तो ये शोध विषय को क्या करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है। दूसरा, शोध के उद्देश्य और महत्व को बताने कार्य करता है। शोध की पद्धति का ये वर्णन करता है तथा शोध कार्यों की जो योजना होती है उसे प्रस्तुत करता है। पांचवा पॉइंट है, शोध कार्य की जो स्वीकृति है उसे स्वीकृति प्राप्त करना है हमारे पास है। फिर अगला है, एक अच्छे रिसर्च सिनॉप्सिस के मुख्य जो भाग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पहला, किसमें शोध का क्या होता है हमारे पास, शीर्षक होता है, एक टाइटल होता है हमारे पास, ठीक है। शोध का शीर्षक स्पष्ट और क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। शोध से शीर्षक से शोध का जो विषय जो होना चाहिए उसको मतलब बेसिक टाइटल से हमें समझ आ रही है किसके बारे में। जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया, भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल तकनीक का प्रभाव, ठीक है, ये उदाहरण हमारे पास है। फिर दूसरा होता है प्रस्तावना या परिचय जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। इस भाग में हम लोग क्या करते हैं, शोध जो है विषय की पृष्ठभूमि यहाँ पर हमारे पास दी जाती है, ठीक है। विषय का सामान्य परिचय दिया जाता है और उसका महत्व जो है बताया जाता है। इसमें शामिल होते हैं हमारे पास है विषय की पृष्ठभूमि क्या है, विषय का महत्व क्या है और शोध की आवश्यकता क्यों, ये सभी चीज़ शामिल की जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास है, इसमें समस्या का क्या किया जाता है, विवरण किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें उस समस्या को स्पष्ट किया जाता है जिस पर हम लोग शोध किया जा रहा है, मतलब रिसर्च किया जा रहा है। समस्या को स्पष्ट और सटीक रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। फिर है, शोध का उद्देश्य क्या है बताया जाता है। इस भाग में शोध के जो मुख्य उद्देश्य उनको बताया जाता है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और मापने योग्य होना चाहिए हमारे पास। जैसे किसी विषय के प्रभाव का अध्ययन करना हो गया, इसमें किसी समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, ये सभी चीज़ शामिल होती है हमारे पास है। अगला हमारे पास है कि शोध जो होना चाहिए वो प्रश्न या परिकल्पना, रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए, हाइपोथेसिस होने चाहिए।
शोध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको प्रस्तुत किया जाता है। कुछ शोध में परिकल्पना हाइपोथेसिस के भी हाइपोथेसिस के यूज किया जाता है हमारे पास है। साहित्य समीक्षा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इस भाग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किए गए जो भी शोध कार्य उनका संक्षिप्त विवरण किया जाता है और इससे यह पता चलता है उस विषय पर पहले कितना अध्ययन किया गया, क्या अध्ययन किया, ये सभी चीजें शामिल होती है इसमें। सातवां पॉइंट है शोध पद्धति, जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। यह सिनॉप्सिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें बताया जाता है शोध की विधि क्या, डेटा संग्रह की प्रक्रिया क्या, नमूना क्या यानी सैंपल क्या, उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाता है। ठीक है, फिर शोध का महत्व क्या है, इसमें बताया जाता है कि शोध से हमें क्या लाभ होगा, ये सभी चीज़ें बताया जाता है। तो शोध का समाज, शिक्षा या विज्ञान में क्या महत्व बताया जाता है। अब इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई चीज़ रिसर्च करेंगे तो उसके कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे। अब सही आएगा गलत आएगा डिपेंड करता है आपकी खोज कैसी है। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिन भी पुस्तकों का, लेखों का या स्रोतों की सूची दी जाती है जिनका उपयोग शोध में किया जाता है, ये सभी चीज़ मेंशन होता है। अब एक अच्छा जो सिनॉप्सिस होता है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये बताया गया हमारे पास है। पहला पॉइंट है कि ये स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा, विषय का सही और सटीक विवरण होना चाहिए हमारे पास है। तीसरा, शोध का जो उद्देश्य होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। चौथा है, भाषा सरल होनी चाहिए और हमारी औपचारिक होनी चाहिए। पांचवा है, सभी जो भाग होने चाहिए वो एक व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगला, इस सिनॉप्सिस का क्या महत्व है। देखिए अगर हमें कोई भी शोध कार्य करना है बेसिकली उसकी योजना बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। दूसरा, शोध विषय को स्पष्ट करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। शोध को सही दिशा में निर्धारित करने का कार्य करता है। शोध कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने में सहायक करता है। शोध को क्या करता है, बेसिकली व्यवस्थित प्रभावी बनाता है हमारे पास। और निष्कर्ष में कहा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सिनॉप्सिस किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है। यह शोध कार्य की जो संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करता है और शोध कार्यकर्ता को अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने में सहायता करता है। एक अच्छे रिसर्च अगर कहा जाए हमारे पास सिनॉप्सिस में विषय जो होना चाहिए उसमें शीर्षक, परिचय, समस्या, कारण, उद्देश्य, साहित्य, समीक्षा, ठीक है, शोध, ये सभी चीजें शामिल होती है। इस प्रकार सिनॉप्सिस जो होता है हमारे पास है किसी शोध कार्य को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने आप सभी बच्चों को 2 सवाल, आप सभी बच्चों को पेपर जो पूछे जाएंगे वो कंप्लीट करवा दिए। आप सभी बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बाकी जितने भी वीडियोस बने हुए मेजर पेपर 16 पॉलिटिकल साइंस के जरूर देख लीजिएगा। आप लोग पेपर देने जाइएगा, खुद आपके सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। तो शेयर करें वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।